जी तो व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा फीडबैक देने का पिछली वीडियो का। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिम मोड ऑफिशियल। और बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें जो पिछली आपको हमने इसको चैनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि फ़र्स्ट स्टेप कि किस तरीके से आपने पहला स्टेप लिया। थोड़ा सा हम उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं कि आप लोगों ने सिंपली पहले जो पिछली वीडियो में था कि आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट की, उसके बाद आपने फैकल्टी फाइंड आउट की और फैकल्टी के जो लिस्ट है वो आपने एक बना ली और उसके बाद आपने ईमेल करना है। अब ये हमने आज जो इंशाल्लाह आपको गाइड करना है कि बेसिकली आप ईमेल कैसे कर सकते हैं और प्रोफेसर्स को, और उसके बाद आपकी ईमेल कितनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और किस तरह का ईमेल होना चाहिए, और उसमें जो सीवी अटैच किया जाए वो किस टाइप का हो जो प्रोफेसर को अट्रैक्ट करे। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ईमेल्स जो प्रोफेसर रिसीव कर रहे होंगे लेकिन वो आपकी ही ईमेल क्यों देखे, ठीक है, और आपको ही क्यों सिलेक्ट करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो ना आज एक मैं बड़ा ज़बरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक तरीक़ाकार बताऊंगा कि प्रोफेसर्स को ईमेल आपने किस तरह करनी है और किस तरीके से अट्रैक्ट करनी है। तो व्यूवर्स ऐसा है कि बेसिकली जब आप ईमेल करते हैं तो हमारे मोस्टली जो दोस्त हैं वो ईमेल्स को बहुत लेंथी किस्म का बना देते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़ी ईमेल बना दी और उसमें अपनी सारी सीजीपीए क्या है, आपका फील्ड क्या है, आपके बैचलर क्या है, मास्टर क्या है, बहुत बड़ी ईमेल भेज दी। आप एक देखें एक इंसानी साइकी है, फॉर एग्जांपल आप भी कोई ईमेल रिसीव कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं जिसमें बहुत लंबी चौड़ी डिटेल, तो आप उसको मोस्टली सिर्फ आप चीज़ें देखते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप प्रोफेसर को ईमेल करने लगे तो आपकी ईमेल मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस की होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी 3 to 4 लाइंस की जब हम ईमेल कर रहे हैं उसमें हम लिखेंगे, आप प्रोफेसर को कैसे पता चलेगा। देखिए जी 3 to 4 लाइंस की आप ईमेल लिखेंगे, उसमें सबसे पहले तो आप अपना फील्ड जो ना वो मेंशन करेंगे जो आपका, फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है अगर, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उस ईमेल से पहले आपने सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में आपने लिखना है अगर मास्टर का सुना तो एडमिशन फॉर मास्टर, इस तरह का सब्जेक्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या एडमिशन फॉर पीएचडी, ठीक है। और इसी तरीके से आप अच्छे से कोई और भी सब्जेक्ट आप अपना जो बेहतर बनाना चाहें वो आप लिख सकते हैं जो आपको लगे कि प्रोफेसर को अट्रैक्टिव है, तो सब्जेक्ट लिखें, कोशिश करें। उसके बाद ईमेल की जो बॉडी में आप रिस्पेक्टेड सर का वर्ड यूज़ करें, ना कि डियर सर का, ठीक है। मोस्टली लोग डियर भी ऐसे ठीक है चल जाता है, इट्स ओके, लेकिन जो अगर आप रिस्पेक्टेड सर का अगर आप उसको करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो या आप उसका जो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है वो आप करें रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आपने लिखा, और उसके बाद ईमेल बॉडी में आप अपने बारे में जस्ट इतना बताएं कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और उसके बाद बताएं मैं ये पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मास्टर के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये मेरा फील्ड है और ये मेरा रिसर्च वर्क है और मैं आपकी रिसर्च से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने 3 to 4 लाइन्स लिखनी है। अब जो ये तो एक ठीक है सिंपल चीज़ है आपने लिख दी, जो मेन चीज़ है आपने इसी चीज़ को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके वो नीचे लिखना है। अब लोग कहते हैं कि चाइनीज़ में ट्रांसलेट कैसे कर, हमें तो चाइनीज़ आती नहीं है। तो उसका अगर देखें, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको अच्छी चाइनीज़ आती है, आप उससे अगर ट्रांसलेट करा लें दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, वहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं लेकिन ये है कि चाइनीज़ जब उसको रीडअप करते हैं तो उनको समझ जाते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, वो उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर लेंगे। ऊपर आपने इंग्लिश लिखी, नीचे आपने चाइनीज़ में लिख लिया। होता है क्या है कि मोस्टली प्रोफेसर्स जो होते हैं इवन कि उनको इंग्लिश आती भी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। जिस तरह हम लोग हमें चाइनीज़ आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। हमारा शौक़ होता है, दिल करता है पढ़ने का, लेकिन हम पढ़ भी लेते हैं मोस्टली, फिर भी हम चीज़ें उसका मतलब नहीं निकाल सकते। सेम कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनके पास इंग्लिश नॉलेज तो होता है थोड़ा, लेकिन वो डरते हैं या उसको उससे अवॉइड करते हैं इंग्लिश रीडअप करने के लिए। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सिंपली जब चाइनीज़ में लिखा वो उनकी अपनी लैंग्वेज जो फटाफट उसको पढ़ेंगे, वो समझ जाएंगे बेसिकली बंदा करना है कि क्या चाह रहा है। अब जैसे वो ईमेल्स लिखते हैं, देखते हैं मोस्टली बाकी सारे ईमेल्स है, किसी की लंबी चौड़ी ईमेल है, आपकी बड़ी शॉर्ट से ईमेल और साथ चाइनीज़ भी लिखी हुई है, तो वो फटाफट आपकी ईमेल रीड ज़रूर करेगा। जब वो ईमेल रीड करेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा यार ये पीएचडी का कैंडिडेट है, ठीक है, ये इसका ये फील्ड है और ये इसमें जो ना एडमिशन लेना चाह रहा है। वो फटाफट आपका ईमेल ओपन करेगा, ठीक है। ईमेल ओपन करने के बाद आपका सीवी अटैच होना चाहिए, बस
और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा उसमें बेहतर करना चाह रहे हैं आप स्टडी प्लान डाल दें। अब स्टडी प्लान क्या है उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब आपने क्या किया, उसमें सीवी आपने बनाया, ठीक है, उसमें डाला। सीवी में आप सिंपल अपनी मेन जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो डालें, और जिस प्रोफेसर को आप सीवी भेज रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपका फील्ड है वो चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करें। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो मतलब अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों के पेपर्स में अपने नाम लिखवा लिए, ये कि अब उसका फील्ड अलग होता है, आपका फील्ड अलग होता है, लेकिन आपने आपने क्या किया, एडमिशन के लिए आपने कहा यार मेरे पास 10 पब्लिकेशंस हैं, मेरे पास तो 8 जर्नल्स की पब्लिकेशंस हैं, तो मैं क्यों ना ये डाल दूँ। अब शोखी मारने के लिए या अपने इम्प्रेशन डालने के लिए वो बहुत सारी पब्लिकेशन डाल देते हैं। होता है क्या, जब प्रोफेसर आपकी देखता है, आपके सीवी उसमें देखते हैं इतनी सारी पब्लिकेशंस डली हुई हैं, वो कहता है यार इसका तो कोई एक फील्ड भी नहीं है, इसने उस फील्ड में भी टांग अड़ाई हुई, उधर भी, इसका कोई एक साइड पे ये काम नहीं करना चाह रहा, दैट्स मीन कि ये एक प्रॉपर रिसर्चर नहीं है। तो सिंपली ऐसा कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है वो पेपर आप अपने सीवी में डालें, देखें जो उस प्रोफेसर के फील्ड से मैच कर रहा है। अगर वो पेपर आपके उस प्रोफेसर के फील्ड से मैच कर रहा है वो लाजमी सीवी में डालें। वो प्रोफेसर को अट्रैक्ट करेगा कि यार इस बंदा जो है ना ये बेसिकली रिसर्च से ये काफ़ी फेमिलियर है, मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पता है रिसर्च करनी कैसे, लिटरेचर रिव्यू करना कैसे, पेपर को रीड अप करना कैसे, ठीक है, सिमुलेशन कैसे करनी है, वर्क कैसे करना है। तो वो चीज़ें सारी जब आप उस पेपर डालेंगे तो ये मेन चीज़ होगी। दूसरा ये कि आपने देखना प्रोफेसर की प्रोफाइल कैसी है, उसी के हिसाब से आपने सीवी में डाटा डालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा डाटा डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया फिलहाल। हाँ, अगर आपने टीचिंग वगैरह की जॉब की है या आपने फील्ड वर्क में जॉब की है जो आपके फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड और आपके प्रोफेसर के फील्ड से भी मैच कर रहा है, वो एक्सपीरियंस ज़रूर डालें। अच्छी सी सीवी बनाएं, सिंपल सी सीवी बनाएं, ठीक है। अगर किसी को लेटेक्स आता है तो लेटेक्स के ऊपर बनाएं, क्योंकि एक प्रोफेशनल सीवी बनती है वहाँ पे लेटेक्स सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप अपनी सीवी बनाएं। सीवी बना के आप अपनी ईमेल में अटैच करें। ईमेल में अटैच करने के बाद आपको मैंने बताया था कि आपने 2 लोगों को ईमेल करनी, एक आपने एसोसिएट प्रोफेसर्स को और एक प्रोफेसर्स को। तो आप उनको जो ना वो टारगेट करेंगे, जैसे आप अपनी ईमेल्स उनको सेंड करेंगे तो हाँ, अब मेन सवाल ये पैदा कि ईमेल जिस तरह मैंने कहा था किस टाइम आपने सेंड करनी। अब होता है क्या है कि हम जैसे फ्री हुए शाम को, पाकिस्तानी कौम है हमारा ज़्यादा या इंडियन जो मोस्टली हैं तो वो क्या करते हैं, उनको टाइम मिला शाम को, हम फ्री ज़्यादातर रात को ही होते हैं, दिन को तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली हमने ईमेल जब देखा, जब दिल किया और कर दिया। ईमेल के कुछ एथिक्स हैं। एक तो आप कोशिश करें कि ईमेल वर्किंग डे में करें, और वर्किंग डे में क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का डिफरेंस 3 आवर्स का है ऑलमोस्ट। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, फॉर एग्जांपल आप सुबह 8 बजे अगर ईमेल करते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर को 11 बजे ईमेल रिसीव हो, और ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर 9 बजे आते हैं, कुछ 8 बजे आते हैं, कुछ 10 बजे भी होते हैं। तो इस टाइम प्रोफेसर जो है ना वर्किंग डे में, फिर बात करो वीकेंड में आपने ईमेल नहीं करना है, एथिकली रॉन्ग है ये, और ऑफिस आवर्स में ईमेल करें। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है आप सुबह 8, 9, 10 मतलब 8 या 9 बजे करें, क्योंकि 12, साढ़े 12 बजे का फिर वो लंच ब्रेक हो जाती है। और या फिर आप ईमेल करेंगे पाकिस्तानी टाइम 12 बजे के, ठीक है, 12 बजे कर लें, 11 बजे भी आप कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि वो ऑफिस में होंगे तो उस टाइम आपकी ईमेल रीड अप कर लेंगे मोस्टली। तो मोस्टली प्रोफेसर आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे। मोस्टली प्रोफेसर चाइना की सबसे बड़ी जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है वो ये है कि ये लोग रिप्लाई नहीं करते मोस्टली। अगर फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ में आप करते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं, बड़ा डिसेंट वे से रिप्लाई करते हैं, आपको रिजेक्ट भी करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो लेकिन चाइना का सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप ईमेल इंग्लिश में होती है, मोस्टली वो चाइनीज़ में होते हैं, उनको इंग्लिश करना नहीं आती, वो रिप्लाई इसलिए डर के मारे भी नहीं करते। या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज़ में भी साथ ट्रांसलेट करके ईमेल भेज रहे हैं तो होता है क्या है कि वो प्रोफेसर बड़ी खुशी से आपको कम अज़ कम रिप्लाई कर देता है, अगर नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ईमेल कितने प्रोफेसर्स को करनी है, देखें, अगर आप, मैंने आपको पहले इसलिए कहा कि आप कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना लें, ठीक है। 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट से मुराद ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स को ईमेल करें, ठीक है। अब ये होता है क्या है कि आप मोस्टली अगर एक ही यूनिवर्सिटी के अगर आपके सपोज आपने 20 लोग हैं आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, या 15 लोग हैं आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, आप क्या करते हैं उसी यूनिवर्सिटी के 15 लोगों को एक साथ ईमेल सेंड कर देते हैं।
अब जाहिर है जिस तरीके से हम लोग दोस्त या टीचर या कैसे कुलीग्स होते हैं, हम चाय पीने जाते हैं या हम बाहर जाते हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं, यार फिलहाल मुझे एक ईमेल आई, तो कहते हैं यार मुझे भी आई हुई थी, तो कहते हैं यार इसने इसका मतलब मुझे कहा है कि मैं आपके फील्ड से अट्रैक्ट हूँ, वो कहता है मुझे भी कहा मैं आपके फील्ड से अट्रैक्ट हूँ। तो इस तरीके से वो लोग जो है ना, आपका इंप्रेशन बहुत बैड पड़ जाए, वो दोनों ही आपको सिलेक्ट नहीं करते, या जितने भी 10-12 लोगों नहीं करते, तो 2 लोगों को ईमेल करने का कोशिश करें, पहले एक को करें, तो नहीं तो अगर 2 को करें तो 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि हो सकता है उनकी दोस्ती हो सकता ना हो। तो 2 लोगों को आप देखें, 10 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की हुई हैं, उनकी लिस्ट बनाई है, तो 2 लोगों को अगर डेली आप ईमेल करते हैं तो इसका मतलब आप 20 ईमेल्स कर रहे हैं, ठीक है जी, 20 ईमेल्स। अगर आपने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की हुई हैं, फॉर एग्जांपल 20 यूनिवर्सिटीज़ की, तो फिर आप 40 ईमेल्स कर लें। टारगेट बनाए एटलीस्ट 10 हों, उन्हें तो कम से कम आपके पास 20 भी हों, तो 40 लोगों को आप एटलीस्ट ईमेल सेंड कर सकें। तो जब इस तरह की ईमेल भी आपकी जाएगी, सीवी भी जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर का चांस होता है रिप्लाई का। अब होता है क्या है, प्रोफेसर फॉर एग्जांपल आपको रिप्लाई कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफेसर जब रिप्लाई करता है, वो कहता है कि जी आप मतलब कुछ आपका हो सकता है वीडियो इंटरव्यू रख ले, हो सकता है वो आपको कहे कि जी आप चाइना में क्यों आना चाह रहे हैं, तो आपने कहा जी चाइना बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, मैं इसमें रिसर्च करना चाह रहा हूँ, और दूसरा मैं रिसर्च आपसे, मैं आपकी रिसर्च से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मैं आप अट्रैक्ट होकर आपसे रिसर्च करना, इस तरह का कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछेगा। फिर वो कहेगा कि जी ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो क्या आपके लिए फिजिबल है कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर फिजिबल है, मैं बिल्कुल अगर आपके फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। तो उसमें फिर आपके पास हो सकता है वो कहता है कि जी मुझे आप एक्सेप्टेंस लेटर का जो फॉर्मेट है वो या आपको भेज देगा, या अगर आप उसे कहेंगे जी मुझे सिर्फ अप्लाई करने के लिए, आप पहले प्रोफेसर को बताएंगे मुझे अप्लाई करने के एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, वो लोग जानते होते हैं, हो सकता है उनका अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट हो, वो आपको दे दें, तो आप कोई एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड करके, या वो एक्सेप्टेंस लेटर किस तरीके से लेना है वो आपको डाटा पड़ा, मैं कोशिश करूँ कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर के बारे में भी क्या क्या आपने डालना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हों, वो आप कोशिश करेंगे कि ईमेल में आप अपने प्रोफेसर को सेंड कर देंगे, सर ये एक्सेप्टेंस लेटर है, आई जस्ट नीड योर सिग्नेचर एंड स्टैम्प, तो आप मुझे वो कर दें तो मैं अप्लाई कर दूंगा इतने। अब प्रोफेसर के लिए आसानी ये हो जाएगी कि उसको बना बना एक डॉक्यूमेंट मिल गया। मोस्टली प्रोफेसर के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, खुद ही वो जस्ट आपका नाम चेंज करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप अपना मुझे एक्सेप्टेंस लेटर का डाटा बना के सेंड कर दें और मैं उस पर साइन करके आपको भेज दूँ। तो इस तरीके से आप जो ना एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लेंगे फिर आपने फर्दर जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जब एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, अब लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर लिया नहीं, पहले HEC से टेस्ट करा रहे हैं, पहले जी IBC से टेस्ट करा रहे हैं, बोर्ड से टेस्ट करा रहे हैं, मोफा से टेस्ट करा रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, ये चीज़ें सारी बाहर की हैं, ठीक है, ये बाद में आपने करनी, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो आपने सबसे पहले सिंपल काम ये करना है जो मैंने कहा, यूनिवर्सिटी ढूंढी, यूनिवर्सिटी के बाद फैकल्टी ढूंढी, आपने डिपार्टमेंट ढूंढा, डिपार्टमेंट का फैकल्टी ढूंढी, फैकल्टी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गए एक यूनिवर्सिटी का, अब फॉर एग्जांपल आपने पहले 2 प्रोफेसर्स को ही ईमेल की और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। अब जैसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला, आपको दोबारा उस यूनिवर्सिटी में दोबारा ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपको जो एडमिशन मिलेगा किसी एक के पास मिलेगा, तो आप 2 प्रोफेसर्स की जगह पे अप्लाई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लॉगिन जो है ना वो सिर्फ एक ही बनेगा आपका, तो एक ही पासवर्ड पर उस यूनिवर्सिटी में एक ही लॉगिन। आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, जो बाकी लिस्ट आपने उस यूनिवर्सिटी की बनाई थी बेशक डिलीट कर दें, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसमें दोबारा किसी और प्रोफेसर्स को ईमेल करें या उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लें। एक यूनिवर्सिटी से आपने एक एक्सेप्टेंस ले लिया, इसी तरीके से आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से भी एक एक्सेप्टेंस लें, कोशिश करें 4 से 5 एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। CSE के न्यू रूल्स के मुताबिक आप CSE की एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले था काफ़ी यूनिवर्सिटी पर अप्लाई कर सकते थे, फिर आएगा 3 यूनिवर्सिटी पिछले साल था, इस बार उन्हें जस्ट एक यूनिवर्सिटी का रोल का न्यू आपको न्यूज़ में आपको बताता चलूँ। तो आप CSE पे जब भी अप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जब एक यूनिवर्सिटी के CSE के लिए अप्लाई कर लिया तो फिर सवाल ये पैदा होगा जी एक्सेप्टेंस तो मेरे पास 5 हैं,
और मैंने जो यूनिवर्सिटी एक पे अप्लाई कर, देखें जो आपको लगता है कि जो हाई रैंकिंग की अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करें। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करते कि ये तो बहुत हाई है, मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ। देखें जितनी हाई रैंकिंग की यूनिवर्सिटी होगी, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ज़्यादा होंगे, उसमें आपके एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि जी मेरा CGPA कम है या मेरे इसमें नंबर कम है तो मुझे जो है ना मैं इतना लायक नहीं हूँ, मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। जो मेरी एक जो कहते हैं बिल्कुल थक्कड़ सी यूनिवर्सिटी है उसमें मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, कोशिश करें अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। तो जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है उस पर CSE पे आप उस पर अप्लाई कर दें। तो बाकी जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर हैं इनका आपने क्या करना है, उन पे आप प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होते हैं, आप उन पे अप्लाई कर दें। माइनर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है जिसमें 400 MB 500 RMB जो इनके चार्जेस होते हैं ये होते हैं, तो आप उन पे अप्लाई कर लें। जब आप उन पे अप्लाई कर लेंगे तो उसमें आपको मोस्टली मैक्सिमम चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर CSE ने आपको रिजेक्ट कर भी दिया तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बहुत अच्छा ले सकते हैं, उनमें आपके चांस, क्योंकि आपने 10-15 यूनिवर्सिटी में अप्लाई की या 5-6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है CSE पे, और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, हमने उनकी अटेस्टेशन कैसे करानी है, तो ये सारा तरीका इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।